क्या कुछ आकांक्षा है खुद के लिए आपकी कि मुझे ये करना है और देश के लिए भी और व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मेरे खुद के लिए कुछ नहीं करना है। खुद के लिए क्या करना है? अब तो जीवन के उस पड़ाव पर है, अब खुद के लिए करने को सब कुछ मैं छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? देखिए, हमें लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन कहीं कोई दिखता भी नहीं है। इन लोगों के खेवनहार ही ऐसा लीडर है, तो फिर उस गठबंधन का क्या होगा? अब चुनाव है, चुनाव में लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, वो न्याय यात्रा के लिए घूम रहा है। हाँ। 4 राज्यों में चुनाव था, उस समय भारत जोड़ो यात्रा नाम से घूम रहा है। तो आपको लग रहा है केवल अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्या मैं एक कहानी किसी ने हमको एक दिन बता रहे थे, ऐसे ही राहुल गांधी की नहीं है, कहानी जंगल का है। तो बंदर इस डाल से उस डाल को कूद रहा था, पूछा कि तू क्या कर रहे हो? तो बोला कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये प्रयास करते रहते हैं, लेकिन है हकीकत में क्या? ये तो है नहीं ना शेर, है तो ये बंदर ही। तो कहेंगे भाई चंपेश्वरन को बताने चाहिए कौन कौन सी विकास का काम किया। तो आपको लगता है कुछ विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ तो बतावे, कहीं तो खड़ा होकर के बताए मोराबादी मैदान में कि भाई हमने ये किया, 1 2 3 4 काम बतावे। क्योंकि हेमंत सोरेन तो शिबू सोरेन के बेटा मात्र है, कोई संघर्ष जीवन में नहीं किया है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं आपकी आकांक्षा नोइंग द रियल यू। आज जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, जिस पर्सनालिटी का हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो बीजेपी के एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं। अपनी जॉब तक छोड़ दी थी आरएसएस ज्वाइन करने के लिए। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, जान पाए कौन? बाबूलाल मरांडी। आइए चलिए रांची में उनके पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर। बहुत स्वागत है झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी सीनियर लीडर बाबूलाल मरांडी का हमारी पॉडकास्ट आपकी आकांक्षा नोइंग द रियल यू में। मरांडी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने व्यस्त शेड्यूल से समय दिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे पर्सनली जो सुबह का वक्त है पॉडकास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है और कोइंसिडेंटली हमारी बातचीत भी इसी वक्त हो रही है। एक तो झारखंड का जो मौसम है वो इतना खूबसूरत है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। यहाँ की जो टूरिस्ट लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नहीं है, झारखंड में अच्छा है मौसम, इसमें खास करके रांची का मौसम अच्छा है। फिर बाहर जाएंगे तो कहीं अधिक ठंड है, कहीं अधिक गर्म है। लेकिन रांची गर्मी के दिनों इसको समर कैपिटल भी कहा जाता था जब बिहार एक साथ था तो। जी, अच्छा, ब्यूटी के लिए बिल्कुल शब्द नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। फिर आपका रांची से मुझे लगता है लगभग 200 किलोमीटर होगा। नेत्राहाट है, बहुत ही सुंदर जगह, खूबसूरत जगह है। अच्छा, कल रात भी बारिश हुई, यहाँ ऐसी ही बारिश होती रहती है? होती है कभी कभी बीच बीच में। चूँकि हम माधवी मिश्रा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर से मिले, वो हमारी पॉडकास्ट पे आई, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मॉनसून के वक्त यहाँ पर विजिटिंग करनी चाहिए, काफ़ी सुंदर एनवायरनमेंट रहता है। नहीं, हमने कहा कि अलग अलग जगहों पर, वैसे मानसून के समय यहाँ अच्छा है, गर्मी के समय नेत्राहाट बहुत बढ़िया है। तो ये जो जगह पर डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं, किस मौसम पर। तो हर जगह के अलग अलग है ना, कि देश भर में भी बहुत जैसे जगह है जहाँ पर गर्मी के मौसम में जाने बहुत अच्छा होता है, कहीं पर बारिश में जाने बहुत अच्छा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो जगह को चयन करने में, या फिर आपकी पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है आप लाइक क्या करते हैं। जी, अच्छा, जैसा हम सोच कर आए थे उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जगह मुझे लगी, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि झारखंड एक जंगल वाला इलाका होगा, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा टूरिज्म इसका प्रमोटेड नहीं हुआ है, आप इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या मैसेज देंगे? क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी इतनी है और इतनी साफ सफाई है, सड़कें एकदम साफ है। देखिए, टूरिज्म के लिए 2-3 चीज़ें होती है कि एक तो कानून व्यवस्था। तो झारखंड और बिहार जब एक साथ था तो ये पूरे राज्य उग्रवाद से प्रभावित था। अब तो काफ़ी कुछ समाप्त हो गया है, थोड़े बहुत बचा हुआ है, लेकिन भय अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है लोगों के दिलों में। तो एक तो ये है कि कानून व्यवस्था ठीक हो, जो कि चरमपंथी माओइस्ट उग्रवादियों का गढ़ रहा है पूरी तरह से पूरा झारखंड, उससे अब झारखंड मुक्त जरूर हुआ है, लेकिन लोगों के दिलों में जो भय है वो अभी भी कहीं ना कहीं है।
दूसरा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ सुधार हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बनाने की और ज़रूरत है ताकि टूरिस्ट आकर्षित हो सके। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये दो चीज़ें अच्छी हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें लोग खुद ब खुद लोग आने लग जाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन लोग आएंगे। अच्छा, आप झारखंड विकास मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, आप फाउंडर रहे, तो जब 2000 में झारखंड का गठन हुआ उसके बाद से आप कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं? सिनेरियो कैसे बदला है विकास के लिहाज से? नहीं, मैं लोगों से कहता हूँ और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश, जैसे बिहार भी एक साथ था 2000 के पहले, तो हम लोग गांव से आते हैं तो गांव की आने जाने की बहुत ही दिक्कतें होती थी। पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे, हाट बाज़ार जाना होता था पैदल जाते थे, डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय भी जाने के लिए या कॉलेज हम लोग जाते थे जिला मुख्यालय पढ़ने के लिए तो फिर बस सवेरे पकड़नी पड़ती थी 3 बजे, सीटी बजाते थे, फिर वहाँ से दौड़ के हम लोग जाते थे बस में चढ़ कर के, और फिर वो भी काफ़ी मतलब 70 किलोमीटर के सफ़र लगभग 4 घंटा भी लग जाता था। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि गांव के बच्चे स्कूल आप गाड़ी से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, क्योंकि आप गांव तक आने जाने की सड़कें बन गई। पहले गांव घर में बिजली नहीं हुआ करता था तो उस समय लोग करासन तेल जलाते थे, उसी में खाना भी लोग पकाते थे और वही ढिबरी और लालटेन जला करके बच्चे की पढ़ाई होती थी, या घर में भी लोग खाना वाना बनाते थे, यानी अपनी रोशनी का साधन वही था। लेकिन देश में जैसे ही परिवर्तन हुआ कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने एक संकल्प लिया कि भाई गांव घरों तक सड़कें भी पहुंचा देना, घरों तक बिजली भी पहुंचा देना। अब करासन तेल, मिट्टी तेल लोग भूल गए, अब चर्चा भी नहीं होते हैं। स्टोव, डिबरी, लालटेन बिकना भी बंद हो गई, बनना भी अब बंद हो गया होगा कारखाना उसकी, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि देश के में भी काफ़ी कुछ विकास हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर लोगों को रोज़गार कैसे मिले इस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। उस दिशा में काम करना अभी बाकी है, लेकिन सामान्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे काफ़ी कुछ डेवलप किया है, काफ़ी विकास किया है। आपने उग्रवाद का जिक्र किया, आपको लगता है पूरी तरह से मुक्त हो चुका है झारखंड इससे? नहीं, पूरी तरह से नहीं, मैंने कहा कि काफ़ी हद तक आप मुक्त हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन लोगों की डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, जो बाहर से आने वालों के, यहाँ के लोगों के नहीं। जैसे टूरिस्ट तो बाहर से आएंगे, तो बाहर से आएंगे टूरिस्ट, उनके दिमाग में अभी भी झारखंड बिहार का जो नाम सुनते हैं तो उनके अंदर में एक डर होता है, एक भय होता है, तो वो अभी भी बना हुआ है। हमें लगता है कुछ वर्षों के बाद वो समाप्त हो जानी चाहिए। ट्राइबल पॉपुलेशन के लिहाज से 7th रैंक पर आता है झारखंड, लेकिन जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है पास्ट डिकेड्स में हम देख रहे हैं कि केवल अभी 26% के करीब वो रह चुकी है। आदिवासी आइडेंटिटी को बचाने के लिए आपको लगता है जो स्टेप्स हैं वो करेक्ट तरीके से लिए जा रहे हैं और पर्याप्त हैं? कोशिश चल रही है, जो कि किसी के भी आइडेंटिटी बचाने के लिए सरकार भी प्रयास करती है, समाज को भी प्रयास करनी चाहिए। दोनों मिलकर के जब प्रयास करेंगे, एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बचेगी। और ट्राइबल जैसे कहा ना कि तो जनसंख्या आज 26% के करीब है। उसका बेसिक कारण कि इस क्षेत्र में औद्योगिकरण हुआ तो बाहर से पॉपुलेशन माइग्रेट होकर के यहाँ आए, तो इस कारण से भी 1% यहाँ की आबादी में कमी आई ट्राइबल की। दूसरा कारण रहा कि बेरोजगारी के कारण यहाँ के लोग बाहर काम करने के बड़ी तादाद में लोग पलायन किए मजदूरी करने, तो उस कारण से भी पॉपुलेशन की जो प्रतिशत है उसमें से गिरावट आई। तो कुल मिलाकर के ये चलते रहता है, लेकिन हमें इसको ठीक करना ताकि लोग बाहर जाए। बाहर तो जाने वालों को कभी किसी ने रोका नहीं, और मानव जीवन ही ऐसे ही रहा है, लोग घूमते रहे हैं, घुमक्कड़ रहे हैं लोग। अगर हम स्वतंत्रता के पूर्व याद करें, अंग्रेजों ने इस देश में राज किया तो कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए, ब्रिटेन से आए और यहाँ राज किया, उन्होंने हुकूमत की।
व्यापार के बहाने आए, करते 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 पूरा देश को उन्होंने अपने अंगुल में किया। उससे पहले भी मुगल आए, आक्रांता थे, विदेश से आए, आकर के फिर उन्हें देश में। कहने का अर्थ ये होता है कि मनुष्य की ये जो घुमंतु होता है कई कारणों से घूमता है। जो बिजनेसमैन होता है बिजनेस के लिए घूमते हैं, जो सत्ता के भूखे होते हैं वो सत्ता के लिए घूमते हैं, जो गरीब होता है पेट के भूखे होते हैं तो पेट की भूख को मिटाने के लिए वो भी प्लान कहीं ना कहीं करते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि हमें उसको स्किल्ड करना, अच्छे ट्रेन करना, अच्छे एजुकेशन देना, ताकि वो भले बुरे की चीज़ों को वो समझ सके और फिर अपनी जगह भी रह करके कमा सके और बाहर भी जाए तो अच्छे ढंग से वो जीवन लीड कर सके। सरकार का ये काम है। लेकिन हमें लगता है कि इस क्षेत्र में थोड़ी सी कमी है और समाज का भी ये काम है। सामाजिक के अंदर में भी एक चेतना का जागरण होना चाहिए। किसी भी समाज में या सोसाइटी में जब तक उसमें से कोई बुराई के खिलाफ लोग नहीं लड़े, सिर्फ कानून मात्र बना देने से वो क्या बोलते हैं सफल नहीं होता है, जब तक उसमें से समाज आगे आकर के उस पर काम नहीं करते। अब भारत में बहुत सारे समाज में बुराई थी, स्वतंत्रता के पूर्व भी उस बुराई के खिलाफ लोग लड़ते रहे। आज भी बहुत सारे बुराई है समाज के अंदर में, जैसे भ्रूण हत्या है या फिर महिलाओं की शिक्षा है। अब तो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। सती प्रथा जैसे चीज़ें चर्चा होती थी वो सब अब समाप्त हो गई। फिर दहेज प्रथा है, इसके विरोध में काफ़ी समाज के अंदर में भी इस पर बहस चलती है। तो कहने का अर्थ है कि समाज को, सरकार को ये सब मिल करके कोऑर्डिनेशन और हमें करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी लगेगा समय, कोई भी समाज तुरंत नहीं जागरूक होता है। जब तक अभाव होता है तभी फिर सोचने के लिए लोग मजबूर होते हैं कि हमें और कैसे हमें जीना है। तो इसका एक कारण है। आपका बचपन कैसा रहा? आपने अभाव का जिक्र किया, तो किस तरह के एनवायरनमेंट में आप नहीं, बचपन में क्या, हम लोग तो सामान्य किसान परिवार से हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। वही हम लोगों का एकमात्र साधन रहा है खेती। आज भी हम लोग खेती करते हैं, समय मिलता है तो आज भी जाते हैं खेत में थोड़ा सा। अच्छा। अब तो थोड़ा उम्र हो गया तो उतना समय भी नहीं मिल पाता है, नहीं तो हम खेत में भी जाते हैं। जैसे धान की रोपनी का समय होता है तो उस समय चले जाते हैं, कोशिश करते हैं 2-4 दिन गांव चले जाएं, घर चले जाएं। अच्छा, कितने समय में जाना हो पाता है घर? नहीं, आप तो जाते ही हैं, जो कि आप मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उसी वही मतलब विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा घर है, तो इसलिए हम महीना में हम जाते ही हैं। और ट्रैवलिंग की आपने बात की, ट्रैवल करना पसंद है आपको? नहीं, मैं सदैव मैं घूमते ही रहता हूँ। ये आज से नहीं, बचपन से ही मेरी आदत रही है घूमना। अच्छा। ट्रैवलिंग करना। और हॉबीज़ क्या रही थी बचपन में और अब क्या परिवर्तन आया है? क्योंकि अब तो बहुत व्यस्त शेड्यूल है, सब कुछ पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द। नहीं, हॉबीज़ क्या थी कि पहले बचपन में थोड़ा हम शिकार खेलते थे। अच्छा। उस समय काफ़ी जंगल भी जाते थे, लेकिन अब 2 कारण से वो समाप्त हो गया। एक तो समय का अभाव हो गया, दूसरा फिर कई जानवरों को मारना भी प्रतिबंधित है। पहले जैसे हम लोग गांव में रहते तो इतना सारी चीज़ों को ज्ञान नहीं था कि भाई चलो शिकार करना है, एक बड़ा शौक था, हॉबी था। लेकिन अब समझ में आया कि नहीं भाई, ये जानवर को नहीं मारना चाहिए, उससे क्या संतुलन क्या बिगड़ रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे रखा जा सकता है, तो उसके लिए भी जानवर की कितनी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ आई, तो फिर इस सब में जाना छोड़ दिए। और फिर समय के साथ परिवर्तन सब कुछ होता है इस सब में। अच्छा, आप संतल ट्राइब से आते हैं, इस ट्राइब के बारे में ज़रा बताइए। नहीं, मैं कहता हूँ कि जैसे देश के अंदर में अनेक जातियाँ हैं, उसी में एक जाति संथाल भी है। अनेक जातियों के अपनी अपनी क्या बोलते हैं कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार से अन्य जातियों की अपनी परंपराएं हैं, अपने देवी देवता है, तो उसी प्रकार से संथाल जाति के भी अपनी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम संथाल हैं, तो हम लोग कोई भी संथाल कहीं भी आप जाएंगे तो मारंग गुरु को मानते हैं।
अब उसका अर्थ क्या होगा वो तो अलग इशू है, लेकिन हम लोग माराम्बुरो के नाम से देवता को, जो सबसे बड़ा। अच्छा, मूर्ति पूजन होता है? नहीं, हम लोग प्राय मूर्ति पूजन में नहीं होता है। अपने देवी देवता का किसी हम लोगों ने मूर्ति नहीं बनाया है। हम लोगों ने उसको नहीं देखा है। लेकिन जहाँ मूर्ति पूजा होती है ना, जैसे जहाँ राम की पूजा है, कृष्ण की पूजा, या मंदिर में जाते ही हम लोग भी दर्शन करने, हमारे लोग भी जाते हैं पूजन करने, जिसको इच्छा होता है जाते ही हैं। दुर्गा पूजा में जाते हैं, देवी दुर्गा के दर्शन करते हैं। और त्योहार क्या कुछ होते हैं? त्योहार जैसे हमने बताया ना कि हर कुल, हर जातियों के कुछ ना कुछ होता है, तो उसमें से हमारे एक बाहा होता है। बाहा मतलब उसका हिंदी में अर्थ होता है फूल। जब अभी बसंत ऋतु में जब फूल आता है, उसके बाद हम लोग उस पर्व को मनाते हैं। और बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। हमको लगता है वो संभवतः चैत वगैरह में हम लोग मनाते हैं। नाच गाना भी होता है? हाँ, तो पर्व का मतलब क्या होता है, नाच गान नहीं हो तो क्या होता है घर में। और दूसरा होता है सोहराय। तो सोहराय प्राय सब लोग मनाते ही है। तो हम लोग उस समय भी मनाते हैं, दीपावली के समय भी, और बाद में भी हम लोग मनाते हैं, जनवरी में भी मनाते हैं। और इस पर्व में क्या होता है? उसमें भी वही होता है, कुछ अपने कुल देवी देवता का पूजा पाठ होता है, और इसके बाद नाच गान होता है। और क्या, खुशी मनाते हैं सब लोग मिलजुल करके। जितना हित कुटुंब होता है सबको बुला लेते हैं। तो अगर उनके यहाँ कुछ पर्व नहीं रहा तो वो लोग भी चले आते हैं। अच्छा, संतली की कुछ अपनी लैंग्वेज है? हाँ, अपनी भाषा है हम लोगों की। हम लोग भाषा ही संथाली है, अपनी भाषा है। कुछ बोलकर बताएंगे? हम लोग जैसे अभी, यानी भाषा तो क्या होता है, जिस चीज़ को हम लोगों ने जाना है। जैसे जल को हम लोग दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दा। दा। हाँ, ठीक है ना। अच्छा। और कितना आपको लगता है कि जो ये लैंग्वेज है, जो लोकल डायलेक्ट है, वो भी बचा हुआ है? क्योंकि भाषा कोई भी जब तक बोली नहीं जाती है, उसका प्रसार नहीं होता है, वो तब तक ही बचती है। नहीं, भाषा क्या अभी तो बचा हुआ है, क्योंकि हमारे लोग अभी भी गाँव से बिलोंग कर, गाँव में ही लोग रहते हैं। हाँ, तो कोई नया पीढ़ी है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा कठिनाई होता है। नया पीढ़ी माने बहुत कम प्रतिशत में ऐसे ही होता है। जैसे अब हम शहर में रह रहे हैं, या ऐसे कई लोग नौकरी करते हैं, शहर में रह गए, तो वहाँ तो उनको घर में परिवेश थोड़ा कम मिल पाता है, तो स्कूल जाते हैं बच्चों बाकी के साथ। तो ऐसे बहुत, हमको लगता है अभी तक उसकी कोई प्रतिशत बहुत अधिक नहीं होगी। प्राय लोग भाषा को लोग जानते हैं, सब लोग और बोलते हैं। भाषा अभी हमारी सुरक्षित है। भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, बिना आदिवासी कल्चर को चोट पहुंचाए उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तमाम तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, और क्या कुछ मॉडिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, या फिर ये जो प्रयत्न है वो पर्याप्त हैं अभी? नहीं, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है क्या कि ये सब बहुत सारे लोग इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि मेन स्ट्रीम का मतलब है कि उनके अंदर में जो सोच है, या कुंठा है, या एक जो संकोची भाव है, वो उनके अंदर से समाप्त हो। और ये तभी समाप्त होगा जब अपने आप में वो आत्मविश्वास पैदा हो। और वो पैदा हो सकता है एजुकेशन से ही, शिक्षा से ही। तो हमें उनको शिक्षा देना और फिर उनकी दुनिया को दर्शन कराना। तो धीरे धीरे लोग देखते हैं, धीरे धीरे लोग सीखते हैं, समझते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उनके अंदर में। तो मुझे लगता है कि उसके बाद बाकी चीज़ों की तो कोई किसी का नुकसान भी नहीं करता है, कोई किसी को हार्म भी नहीं करता है। आत्मविश्वास में नहीं, अपने पूर्वजों के प्रति एक आस्था, या उनकी जो परंपरा है उसके प्रति उनको एक सम्मान का भाव, ये तभी पैदा होगा कि जब उसके बारे में कुछ सोचना शुरू करेंगे। तो ये इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि हमें करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इतना ही कि उनको शिक्षा देना, वो भी समझ सके कि भाई हम भी एक मनुष्य ही हैं, दूसरों की तरह हम भी हैं। और आज काफ़ी कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब आगे हो रहा है। बिल्कुल। और लिटरेसी रेट क्या लगता है आपको, बहुत बढ़ा है? नहीं, बहुत तो नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ सामान्यतया अब करीब करीब में ही है। अच्छा। नहीं, जब हम खूंटी गए, हम कुड़ू भी गए, वहाँ पर हमने देखा कि जो ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं थोड़े कटे कटे रहते हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया, एक तरह का संकोच है मन में। इसे केवल एजुकेशन से ही ठीक किया जा सकता है? जो टीचर्स वगैरह हैं, आपको लगता है ये जो
शिक्षा के संस्थान बनाए गए हैं, टीचर्स पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर आते हैं? देखिए, टीचर मात्र से नहीं होगा, सामाजिक क्रांति उसको लानी पड़ेगी। सामाजिक क्रांति यानी ऐसी मैं लोगों से कहता हूँ, जैसे हम लोग संगठन में काम करते हैं तो संगठन में भी लोगों से हम लोग कहते हैं भाई आप उस समाज के साथ खुद भी जुड़ना, यानी उसका पर्व त्यौहार है वहाँ शामिल होना, और अपनी पर्व त्यौहार है उसमें भी उनको बुलाना, और अपने साथ घर में बैठ करके उसको खाना खिलाना बाकी, ताकि उनके अंदर में जो हीनता के भाव है तो वो समाप्त होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ किताब की पढ़ाई से उनके अंदर से कुंठा समाप्त होगी या संकोच समाप्त होगा, ये संभव नहीं हो सकता है। ये तभी समाप्त होगा कि जब समाज के अंदर में जागरण हो, समाज इस बात को सोचे ये भी हमारे भाई हैं, उसको हमें एहसास कराना, ये भी एक मनुष्य है। अगर हम इस प्रकार के उनको एहसास करा पाए तो यह बाकी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने संगठन का जिक्र किया, आपने खुद की जॉब छोड़ दी थी, जितना मैं रिसर्च कर रही थी आरएसएस से जुड़ने के लिए। आरएसएस ने राम मंदिर को लेकर बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी और अब राम मंदिर बनकर खड़ा है। अयोध्या पूरी रोशन है, विशालकाय मंदिर बन चुका है, सभी भक्तगण बस एक दर्शन करना चाहते हैं। आपने जब रामलला की वो पहली झलक देखी, और मैं देख भी पा रही हूँ कि भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर है, तो आपके लिए वो क्षण कैसा था? नहीं, हम तो उस आंदोलन से भी जुड़े रहे, काफ़ी सक्रिय रहे। उस समय आंदोलन चल रहा था, चाहे वो जन जागरण का रथ यात्रा हो, चाहे वो शिला पूजन हो, या फिर जिस समय उस ढांचा को तोड़ा जा रहा था उस वक्त भी हम वहाँ उपस्थित थे। और उसके पहले भी हम अयोध्या गए थे, तो जिस समय ताला लगा हुआ था उस समय भी भगवान राम के हमने दर्शन किए थे। और फिर जो वो ढांचा गिर गया उसको हटा दिया गया, उसके बाद एक टेंट के नीचे थे, तो उस समय भी जा कर के हमने दर्शन किया था। अभी जब बना है तो अभी हमने नहीं दर्शन किया है, तो स्वाभाविक है, हमारे मन में ही नहीं, हम तो उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। हर भारतवासी और ख़ास करके जो सनातनी है, देश में भी या दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हैं, सब लोगों के मन में एक क्या बोलते हैं, हर्षित है, लोग पुलकित है। जो कि लड़ाई लंबी लड़ाई लड़ी गई है, 500 साल, ये कम नहीं होता है। 528 26 में बाबर आते हैं, उनके सेनापति मीर बाकी जा कर के वहाँ तोड़ते, और उस समय से लगातार वहाँ संघर्ष हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये जो लंबी कहानी है, ठीक है, उस समय लोग जीत नहीं पाए, लेकिन हिंदू समाज ने प्रतीक्षा की इतना वर्षों तक, और आज़ाद भारत में भी उन्होंने प्रतीक्षा की, और फिर अदालत के ऊपर भरोसा रखा कि भाई चूँकि सब कुछ उपलब्ध सच है और आज हर कोई खुश है पूरा देशवासी। तो इतने संघर्ष के बाद जो हर देशवासियों के आराध्य प्रभु राम है, उसके मंदिर बन जाना, उसमें वो विराजमान है, तो स्वाभाविक है कि हमें ही नहीं बल्कि आप पूरे देशवासियों को इस बात की खुशी है। बिल्कुल, पूरे देशवासियों को इस बात की खुशी है। केवल हिंदू ही नहीं, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ पर दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। आपका प्लान क्या है, कब जाना है आपको अयोध्या? देखिए, कब जाएंगे अभी तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसलिए कि एक तो चुनाव बहुत नज़दीक है, हम लोग लगे हुए हैं। हालांकि राम भक्त काफ़ी लोग जा रहे हैं, कल भी रांची से एक ट्रेन में लोग गए हैं, एक आस्था स्पेशल ट्रेन माने राम दर्शन के लिए चल रही है, चलाई जा रही है ट्रेन, तो लोग गए हैं। कल भी हम लोगों ने यहाँ से भेजे हैं काफ़ी लोगों को, तो अब देखते हैं कब जा पाते हैं। राम जी का जब बुलावा आवे सब। अच्छा, आपको लगता है कि मथुरा से भी ऐसी ही कोई तस्वीर जल्द ही सामने आ सकती है? क्योंकि शाही ईदगाह मस्जिद और मथुरा का ये जो विवाद है वो भी अभी मुझे लगता है चरम पर है, क्योंकि जिस तरह से याचिकाएं दायर हो रही हैं और जो सर्वे की बात उठ रही है, आपको लगता है कि जल्द ही ऐसी ही खूबसूरत सी तस्वीर वहाँ से भी सामने आएगी? देखिए, मैं तो कहूँगा कि भाई आना चाहिए, और हिंदू हो मुसलमान हो सबको मिल बैठ करके, क्योंकि देश में हिंदुओं के लिए 3 जो स्थान है, भगवान राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, ये हिंदू समाज के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। मंदिरें तो ऐसी हर गांव में हर जगह है,
लेकिन ये जो 3 आस्थान है, अब कृष्ण की जन्मभूमि तो 10 जगह नहीं हो सकता है, वो तो मथुरा में ही होगी। काशी विश्वनाथ के मंदिर तो और जगह नहीं हो सकता है, ज्ञानवापी तो वहीं हो सकता है, काशी में ही। तो हमें लगता है कि मुस्लिम समाज को भी उस पर विचार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि भाई इतिहास के तथ्य बिल्कुल उपलब्ध है, सच है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई ज़बरदस्ती दावा कर रहा है। और कोई बीजेपी वालों ने, कोई विश्व हिंदू परिषद वालों ने, कोई आरएसएस वालों ने कोई इतिहास को लिखा भी नहीं है। ये सब पूर्व में ही सब लोगों ने लिख डाला है, किस प्रकार से आक्रांत आए, कैसे आकर के मंदिरों को तोड़ा गया। तो हम कहते हैं कि जो बिल्कुल हिंदू समाज के लिए आस्था का केंद्र है, वहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये 3 आस्थान तो हमें लगता है कि इस पर किसी को जिद नहीं करना चाहिए और बातचीत करके भाई सौंप देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सौंप देंगे तो एक नया भारत, एक नया मिसाल भी कायम हो जाएगा, कि लोगों को भी लगेगा कि भाई हमारी जो पहचान है, जिससे भारत की पहचान है, व्यक्ति की नहीं। अगर भारत की पहचान के बारे में कभी भी चर्चा होगी तो भारत की पहचान किससे होगा? राम से होगा, कृष्ण से होगा, शिव से होगा, दुर्गा से होगा, सरस्वती से होगा, लक्ष्मी से होगा। ये भारत की पहचान है, ये हमारे आराध्य है। तो भारत की ये पहचान समाप्त होगी तो फिर भारत ही समाप्त हो जाएगा। हर देश की अपनी अपनी पहचान है। अच्छा, आपने ज्ञानवापी का जिक्र किया। हाल ही में ASI सर्वे की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। 839 पन्नों की वो रिपोर्ट है। जब मैं उसे पढ़ रही थी तो स्तंभों में शिलालेख मिले हैं, स्वास्तिक, नाग देवता, कमल पुष्प। कोई मस्जिद ऐसी होगी जिसके अंदर ये मिल पाए? तो जाहिर तौर पर जो दीवारें हैं, जो स्तंभ है, वो चीख चीख कर बयां कर रहे हैं वो एक मंदिर है। नहीं, मैंने वही कहा कि जो कि इतिहासकारों ने भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, कब तोड़ा गया, कौन तोड़ा, कैसे तोड़ा, फिर क्या हुआ। बाकी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सर्वे है या वो सारे लोग देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहने का अर्थ है कि बिल्कुल तथ्य पूरी तरह से उपलब्ध है। तो तथ्यों के आधार पर तर्क होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बिना तथ्य के कोई बात कर रहा है। हम तो गए, मंदिर तो हम देखे ही हैं, काशी भी देखे हैं, मथुरा भी देखे, अयोध्या भी देखे हैं, जो कि लंबी समय तक हम विश्व हिंदू परिषद में हम काम कर रहे थे, तो इसलिए मेरा सब जगह दिखा हुआ है। बल्कि उस समय के इतिहास की काफ़ी पुस्तकें भी हमने उस वक्त पढ़ा है। आज तो हम नहीं बता सकेंगे उन सारी चीज़ों को, लेकिन अभी ज़रूरत पड़े तो उन किताबों को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, दस्तावेज। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये तो जहाँ तथ्य सब जगह उपलब्ध है, तो तथ्य के आधार पर कोई तर्क होनी चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि फिर दुनिया भर के लोग मानेंगे। अच्छा, RSS की हम बात कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो मेरे कुछ ऑडियंस ऐसी हैं जो डायरेक्ट पॉलिटिकल जो ये टर्म्स है वो नहीं समझ पाती है। तो अगर आप सिंपल शब्दों में RSS का वर्किंग मॉड्यूल क्या है वो बता पाएँ। देखिए, RSS का वर्किंग मॉडल इतना ही है कि भाई हमें हिंदू समाज को संगठित करती है वो। और हिंदू समाज को संगठित करना मतलब लड़ने के लिए नहीं कि भाई चलो कहीं आक्रमण करना है, इसके लिए नहीं। हिंदू समाज को संगठित भी करना, संस्कारित भी करना। समाज के अंदर में ढेर सारी बुराई है, जैसे छुआछूत जैसे बीमारी है समाज के अंदर, जिससे समाज को काफ़ी तोड़ा है। तो संघ RSS इस बात को चाहती है कि भाई हिंदू समाज हम सब एक हैं, सहोदर हैं, भाई है। हमारे अंदर में विभेद नहीं होनी चाहिए। ऐसा में अगर किसी काल कर्म में कोई बुराई तो घुस जाता है मनुष्य के अंदर में कभी भी, तो उसको हमें दूर करना चाहिए। जब हम संगठित रहेंगे, संस्कारित रहेंगे, तो दुनिया हमारी पूछेगी। क्योंकि किसी ज़माने में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तभी तो विदेशी आक्रांत इतनी आए भारत को लूटने के लिए। और इसलिए वो लोगों ने लूट पाया क्योंकि हम असंगठित थे, हम अपने अपने में मस्त थे।
हम आपस में लड़ रहे थे और इसलिए वो लोगों ने हमें पराजित करके इतना विशाल देश को, कुछ आक्रांता आए, अरे लोगों ने देश को विजय बना लिया और 1000 वर्षों तक देश गुलाम रहा कहीं ना कहीं। तो अगर हम संगठित रहेंगे, हमारे अंदर में सब भेदभाव नहीं रहेंगे, छूत अछूत की ये बीमारी नहीं रहेगी, तो कोई हमें आ करके फिर तोड़ नहीं सकता है। इसका मूल मंत्र इतना ही है। अब उस मंत्र को पूरा करने के लिए बहुत सारे उपक्रम करना पड़ता है ऐसा में। उसका मैं सीधा ही कह रहा हूँ, तो नेट कॉल इतना ही है कि भाई हमें संगठित होना, संस्कारित होना, तो फिर हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं। अब देखिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 10 वर्षों में कितनी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे वही वैज्ञानिक है, अब हम चंद्रमा पर पहुंच गए, सूरज की हम अध्ययन कर रहे हैं। अब जो हम विदेश के ऊपर सब कुछ निर्भर रहते थे डिफेंस के सेक्टर में, आज भारत में तैयार हो रहा है, अब दुनिया को हम बेच रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि आज अगर हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, भारत के टैलेंट अगर अमेरिका में जाकर के काम कर सकते हैं, यूरोप में काम कर सकते हैं, तो भारत में भारत के टैलेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। उनको अवसर मिलना चाहिए, हमें उस और आगे सोचना चाहिए, इनोवेशन हमें करना चाहिए। रिसर्च वर्क में हम ध्यान नहीं देते थे, सब कुछ बाहर से आयात करते थे। अब रिसर्च वर्क में ध्यान दे रहे हैं कि अब यहीं आप प्रोड्यूस होने लगा, अब यहाँ से हम बाहर भेज रहे हैं सामान। तो कहने का अर्थ है कि आरएसएस का मुख्य है कि भाई हिंदू समाज को संगठित करना, संस्कारित करना, तभी देश बचेगा और तभी देश मजबूत भी होगा। जहाँ जहाँ हिंदू समाज संगठित नहीं रहा, कमज़ोर हुआ, वो हिस्सा हमसे कटते चला गया। आज भी पहले हम कहते हैं ना अखंड भारत की चर्चाएं होती है या जम्मू द्वीप की, तो कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान तो 47 में बना लगा, बांग्लादेश बन गया, भारत से ही था। अफगानिस्तान तक तो भारत ही था, तो वो अलग हो गया। तो जहाँ जहाँ हिंदू समाज कमज़ोर हुआ, वो हमारे हाथों से वो टूटते चला गया। अगर आज भी हम नहीं चेते, आज भी अगर हम कमज़ोर रहेंगे, आज भी हम संगठित संस्कारित नहीं रहेंगे, तो फिर टूट सकता है। तो इतना ही काम आरएसएस करती है। और विश्व हिंदू परिषद के बारे में? नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो बताया ना कि विश्व हिंदू समाज को भी संस्कारित ही करती है, हिंदू समाज को। और इस प्रकार की जो जैसे राम जन्मभूमि को लेकर के लड़ाई लड़ी, तो एक संगठन है कि उन्होंने कि भाई ये हमारा है तो इसको मुक्त करना चाहिए। और दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बेसिकली अंतर है, वो आंदोलन कर रहे हैं, ये समाज को संगठित कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं, और अंतर क्या है। अच्छा, आपका सियासी सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। कैसे आपने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की? पॉलिटिक्स में कैसे एंट्रेंस हुई आपकी? देखिए, पॉलिटिक्स में एंट्रेंस का कोई बहुत तो मैंने ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें से। ऐसे जीन जिसको बोलते हैं ना कि बचपन से ही कहीं ना कहीं आदमी को स्वभाव में होता है। तो स्कूल में भी पढ़ते थे, तो उसी समय से आरएसएस से मेरा संबंध हो गया था और परिचित यानी शाखा में आना जाना शुरू हो गया था। फिर गांव से जब कॉलेज आए तो फिर अधिक वैचारिक रूप से अधिक जुड़े। पहले तो खेल कूद के माध्यम से स्कूल कॉलेज में जुड़े थे कि स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय कि हम समझते थे चलो संघ की शाखा में जाएंगे तो खेल कूद या शारीरिक थोड़ा व्यायाम होगा, तो इतना तक ही सोचते थे, उससे अधिक नहीं सोच पाते थे। लेकिन जब कॉलेज आए और फिर संघ के उस समय के जो अधिकारी होते थे उन लोगों की जो बौद्धिक को मैंने सुना, तो फिर मेरे दिमाग में धर कर गया कि नहीं, हिंदू समाज के लिए हमें भी करना चाहिए कुछ इस देश के लिए। और फिर बाद में जब ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन नहीं, उन्हें एग्ज़ाम दे दिए थे, रिजल्ट आना बाकी था। तो फिर वो जो पीरियड था उसके बाद हम एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, उस समय फिर विश्व हिंदू परिषद के काम से निकले और 90 तक रहे। 1983 से 1990 तक विश्व हिंदू परिषद के हॉल टाइमर के रूप में। उसी पीरियड में ये सब काम चल रहा था आंदोलन का, तो फिर उसी में अधिक रामते चले गए। 90 में फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और 90 से जुड़े तो 91 में चुनाव लड़े, फिर हार गए, 96 में चुनाव लड़े, हार गए, फिर 98 और 99 में जीते और भारत सरकार के मंत्री बने।
अटल जी की सरकार में। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना तो राज्य के मुख्यमंत्री बने और फिर झारखंड आए। जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपने? नहीं, मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जैसे हमने कहा कि देश के बारे में बात करती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं वो समझौता करती है, देखते हैं। और जैसे हमने कहा कि राम मंदिर को लेकर के, भैया सिंपल सी बातें हैं। अगर विदेशी आक्रांता आए, उसको तोड़ा, तो फिर उसको क्यों नहीं मिलेगा हिंदू को? अगर आज कोई भी व्यक्ति मेरे घर में जा कर के, बड़ा पहलवान हो तो कब्जा कर लिया, जब तक हम कमज़ोर रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब हम मजबूत हो जाएंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, तो उसको तो हम हटाएंगे ना, भगाएंगे वहाँ से ना। कैसा थोड़ा है कि मेरे घर को कब्जा करके रखेगा। तो अगर विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, और उससे अगर हिंदू समाज कह रहा है कि भैया राम की जन्मभूमि है अयोध्या, ये तो हर कोई जानता है, राम तो अयोध्या में पैदा लिए थे, और इस पर मीर बांकी ने आकर के मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई, तो फिर उसको वापस होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी या अन्य जो भी दल हैं वो इसके विरोध करते थे। वो इस बात को कहते थे कि दंगे हो जाएगा, और बल्कि दंगा को भड़काने का भी कोशिश करते। तो लगता था कि भाई ये पार्टी यानी ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है ईमानदार नहीं है, देश के लिए या समाज के लिए ईमानदार नहीं है। तो फिर लगा कि इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी में जाना तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हम लोगों ने संघ की शाखा में मातृभूमि के लिए सेवा करना, अपने आप को अर्पित करना, यही जीवन में हम लोगों ने सीखा है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में है और अलग अलग राज्य की अपनी अपनी पार्टियां हैं, आप और इंडिया गठबंधन जो भी हाल ही में बना, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया, इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? देखिए, हमें लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन कहीं कोई देखता भी नहीं है। ममता अलग ही हो गई, यूपी का भी वही हाल सुनते हैं, आपका दिल्ली का भी, पंजाब का भी, फिर नीतीश जी अलग हो गए, बल्कि उसके सूत्रधार तो नीतीश जी थे, पूरा प्रयास कर रहे थे जी। तो कुल मिलाकर के आज वो गठबंधन कहीं कुछ रहा नहीं, वो सिर्फ नाम जपने के लिए है, बाकी तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इसलिए ये संभव नहीं है, मैंने देखा कि उसका जो लीड कर रहा है, जो लीडर है, वो कांग्रेस पार्टी है, और उसमें भी राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मैं जितना जानता हूँ, पार्लियामेंट में मैंने देखा है, एक आध दो बार उनसे मिलने का भी सौभाग्य मिला है, तो बातचीत करने का, तो मुझे लगा कि वो व्यक्ति बहुत सही सोचते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कई एक बातें ऐसी करते हैं जो बेफिजूल का होता है, और वो टिकता भी नहीं है। पहले उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, खूब घुमा, कोई मतलब नहीं था। जो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में दुनिया जानती है, भाई इनके पास कुछ भी नहीं है, देश के लिए ही व्यक्ति जीते हैं, और उसको आप कह रहे हैं चौकीदार चोर है। अरे कोई व्यक्ति अगर उनको ला करके गिफ्ट सूट में दे दिया, आप सूट बूट के मोदी जी को कह रहे हैं, भाई आपने मोदी जी को कितना जानते हैं? हम लोग तो मोदी जी को जानते हैं, जिस समय कुछ भी नहीं थे उस समय हम लोग जानते हैं, छोटे से कमरे में रहते थे, बीजेपी के काम में घूमते थे, संघ के कामों में घूमते थे। आज वो व्यक्ति परिवार से भी दूर रहते हैं, कोई सत्ता में किसी को कोई शामिल नहीं होने दिया। राफेल में आपने कहा कि अमुक को लाभ पहुंचा रहे हैं, भाई क्या आप करते हैं रोज? विदेशी कोई कौन सरोस लिख दिया तो आपने उसको लेकर के बड़ी हंगामा करते हैं, कुछ निकलता कुछ है नहीं। अभी हम देखिए कोई न्याय यात्रा में कहीं पर मोदी जी की जाति के बारे में बोलते हैं, मीडिया वाले देखे उसके खूब छिछालेदार कर रहे हैं, भाई इस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, कौन बताता है? तो इन लोगों के खेवनहार ही ऐसा लीडर है, तो फिर उस गठबंधन का क्या होगा? अब चुनाव है, चुनाव में लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, वो न्याय यात्रा के लिए घूम रहा है। 4 राज्यों में चुनाव था, उस समय भारत जोड़ो यात्रा नाम से घूम रहा है। तो मैं लोगों से कहता हूं कि ये लोग ऐसी व्यक्ति है ये, क्योंकि इनको पता है अच्छी तरह से हमारी हश्र क्या होने वाला है चुनाव में। तो अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए हम यह यात्रा कर रहे हैं।
तो आपको लग रहा है केवल अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्या, मैं एक कहानी किसी ने हमको एक दिन बता रहे थे ऐसे ही, राहुल गांधी के नहीं है, कहानी जंगल का है। तो जंगल में बंदर बहुत होते हैं, लेकिन जंगल के राजा तो शेर होते हैं। तो ये लोगों ने कहा कि भाई अरे संख्या तो हम लोगों की है, लेकिन शेर वो कैसे वो राजा हो गया, राजा हम लोग। तो एक बंदर को लोगों ने राजा चुन लिया, राजा तो बन गया बंदर, लेकिन शेर ने एक दिन एक बंदर को पकड़ लिया। शेर का काम होता है बंदर को पकड़ करके जानवरों को ही खाना। अब इसके बाद आया उनके पास लोग, बोला कैसे ऐसा खाए। तो बंदर गया, तो बंदर इस डाल से उस डाल को कूद रहा था। पूछा कि तो क्या कर रहे हो? तो बोला कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये प्रयास करते रहते हैं, लेकिन है हकीकत में क्या, ये तो है नहीं ना शेर, है तो ये बंदर ही। अब इसलिए उनको पता है कि राज्यसभा, उस समय विधानसभा के चुनाव में भी पता था कि राज्य हम हारने वाले हैं, इसलिए उन राज्यों में घूम नहीं रहे थे। वो एक बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। अरे भारत जोड़ो यात्रा होता पाकिस्तान चले जाते, बांग्लादेश चले जाते और वहाँ की समस्या वहाँ समझाते लोगों को। आप ही तो पूर्वजों ने बांट दिया था। चाइना चले जाते, जो इतना 1000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को ले रखा है चाइना, उसे भारत में जोड़ते। तो वो तो करते नहीं है, भारत में घूम रहे हैं। अभी न्याय यात्रा, भाई कौन सा न्याय दिलाओगे? तो इसलिए हमने कहा कि उनको अच्छी तरह से पता है राहुल गांधी को, गठबंधन से कुछ नहीं होना है, गठबंधन होना नहीं है, और चुनाव में क्या परिणाम होगा राहुल गांधी को बढ़िया से पता है। और इसलिए वो ऐसे ही वो समय काट रहे हैं ताकि लोग नहीं कहे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बंदर वाली हालत है, इस डाल से उस डाल वो कूदते रहेंगे। वो तब तक शेर क्या है, सब बंदर को उठा के ले जाए। अच्छा, राहुल गांधी मणिपुर के विषय में बहुत प्रमुखता से बोलते हैं। इस पर वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उतने तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से एक्शन करना चाहिए। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, आप क्या बोलेंगे, जो कि राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से भी, उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे, उनके दादी रही है या नानी जो भी कहे उसको, और फिर नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे। उस समय नॉर्थ ईस्ट की क्या हालत थी, कितने सारे उग्रवादी संगठन काम कर रहे थे। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की कायाकल्प कर रहे हैं। अब ठीक है, वहाँ संघर्ष हुआ, काफ़ी कारण है, सरकार प्रयास कर रही है, और मुझे विश्वास है आने वाले कल वहाँ भी शांति आएगी। अच्छा, और नीतीश कुमार का भी मैंने जिक्र किया। नीतीश कुमार ने जैसे बीजेपी का दामन थाम लिया है, अब आपको क्या लगता है कितना पॉलिटिकल बेनिफिट अब उन्हें होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार ने कोई बीजेपी का दामन थमा नहीं, बीजेपी के साथ तो थे नीतीश कुमार, चुनाव लड़े भी साथ में थे। अब उनको कोई चीज़ लगा होगा तो उस समय थोड़ा अलग हो गए। आगे फिर जाने के बाद 17 महीना कितना रहे तो फिर समझ में आया कि भैया तो गलत लोगों के साथ फिर जुट गए। लेकिन उनका कहना है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर से वो ऐसा कर लेते। लेकिन लगा होगा कि, लेकिन वहाँ लगा कि यहाँ तो जीते जी यहाँ मर रहे हैं। अब कोई भी लालू के परिवार के साथ नीतीश जैसा व्यक्ति शासन चला लेना 17 महीने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग तो बिहार में रहे हैं ना 1990 तक। लालू की सरकार को हम लोगों ने देखा है बढ़िया से 2000 के पहले क्या स्थिति थी राज्य की। उसी समय उग्रवाद पूरे झारखंड प्रदेश के चप्पे चप्पे में फैले हुए थे, कानून व्यवस्था इतनी खराब थी, अपराधियों का बोलबाला था। तो हम सब लोग जानते हैं कि उस समय की हालत क्या थी। और करप्शन तो लालू का पर्याय बन चुका है। पहले फॉर्डर स्कीम, जब रेल मंत्री बने तो नियुक्ति घोटाला हो गया, जॉब के बदले जमीन, तो ये सारे घोटाला। तो उसके बाद उनके साथ उन्होंने सरकार चलाई, ये हम लोग को आश्चर्य होता। तो उस समय भी लोग पूछते थे आप क्या कहेंगे। मुझे तो लगता है या भाई नीतीश जैसा व्यक्ति, देखिए राजनीति विचारधारा क्या हो सकती है, हमारे साथ बहुत नज़दीक का संबंध रहा है नीतीश जी के साथ, अभी भी है। और जो कि मैं नीतीश जी को जानता हूँ, नीतीश जी देश के उन गिने चुने नेताओं में से है जैसे मोदी जी है। न पैसे की राजनीति की है, न परिवार के लिए राजनीति की है। और वो व्यक्ति उनके साथ कितना दिन तक निभ सकेगा, जो परिवार के लिए राजनीति करते, जो पैसे के लिए राजनीति करते। ये तो होना ही था। ये तो 17 महीना चला लिए, उन लोगों के साथ रह करके वो बिता लिए। तो हमें लगता है कि उनके लिए तो
रोज मरने वाली स्थिति रही होगी। तो आपको पहले से लग रहा था कि ये दिन आएगा? हाँ, हमको पहले से लग रहा था। हमसे कई मित्र लोग चर्चा करते हैं, हमको तो लगता था नहीं यार, देखोगे किसी न किसी दिन वो बैक कर जाएंगे। क्योंकि इतने दबाव में व्यक्ति जी नहीं सकता है इस समय। ठीक है, आदमी की महत्वाकांक्षा हो सकता है, लेकिन दबाव में आदमी जीना तो मुश्किल हो जाता है ना। जो आदमी परिवार के लिए राजनीति नहीं करे, पैसे के लिए राजनीति नहीं करे, और उस व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ रहना जो परिवार से बाहर सोचे ही नहीं, पैसे से अधिक कुछ सोचे ही नहीं, तो स्वाभाविक है वो तो एकदम लगेगा कि भाई ये रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। तो आना ही था, और वो सत्य हुआ, चरितार्थ हुआ। और फ्लोर टेस्ट भी हो गया है, बहुमत भी हाँ, वो साबित। तो होना ही था ऐसा। अच्छा, बिहार की राजनीति पर हमने चर्चा कर ली, झारखंड पर वापस आते हैं। हेमंत सोरेन जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जेल हुई, आपका क्या रिएक्शन रहा उस पूरे प्रकरण पर? देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, और जिसको भी अवसर मिलता है वो लूटने के लिए अवसर में नहीं मिलता है। सरकार जो बनती है एक प्रकार से वो राज्य की संपत्ति का वो कस्टोडियन होता है, मालिक नहीं होता है। यानी उसकी वो देखभाल करना, उसका अच्छे प्रकार से विनिमय हो, अच्छे ढंग से उसका उपयोग हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठ जाए और फिर वो लूटने लग जाए, लुटाने लग जाए, दलाल, बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों के हाथों सत्ता सब कुछ सौंप दे और उसके वो भी भागीदार बन जाए, तो फिर यही परिणाम होता है जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ, पहले जो लालू के साथ हुआ था, अन्य राज्यों में भी जिसके साथ हुआ है, पहले भी ऐसे बहुत लोगों के साथ इस प्रकार से हुआ है, दक्षिण के राज्यों में भी। तो इसलिए ये तो सत्ता में आते ही इन्होंने जो धंधा शुरू किया, बालू बेचना शुरू कर दिया, लुटवाना शुरू कर दिया, बेचना नहीं लुटवाना शुरू कर दिया। पत्थर की वही हाल हो गया, कोयला की वही हाल हो गया, लोहा की वही हाल हो गया, यहाँ तक कि जमीन को भी ये लोगों ने छोड़ा नहीं। और अभी तो तत्क्षण जो जांच पड़ताल चल रही है, जो बच्चे, गरीब के बच्चे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इस उम्मीद के साथ पढ़ते लिखते हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी में कहीं अवसर मिल जाए, और उन लोगों के भविष्य को भी लोग अंधेरे में डाल दिया। जो हेमंत सोरेन के जो करीबी विनोद सिंह का जो नाम आया, उनके घर से एडमिट कार्ड मिलना, भाई वो क्या है? तो आप इस प्रकार से आप करेंगे गड़बड़, तो फिर तो यही होगी जो होना था। अच्छा, चंपई सोरेन ने हाल ही में बात कही कि वो हेमंत पार्ट 2 हैं। आपको क्या लगता है किसी का पार्ट 2 बनना कितना ज्यादा फायदा होगा, कितना ज्यादा जनता पसंद करेगी? अभी तो आने वाला समय बताएगा। हमने तो इतना ही कहा है कि चंपई सोरेन जी से कि भाई आप राज्य को दलालों से, बिचौलिया से और भ्रष्ट अफसरों से मुक्त करिए। अगर इन लुटेरों के हवाले ही झारखंड रहेगी और आप भी उन लोगों के शागिर्द बन जाइएगा, अगर किसी को +2 मारेंगे तो फिर आपकी भी वही हसर होगी जो हेमंत सोरेन का हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझदारी से काम लें, जो कि आंदोलनकारी रहे हैं, तो पुराने लीडर रहे हैं, जो कि हेमंत सोरेन तो शिबू सोरेन के बेटा मात्र है, कोई संघर्ष जीवन में नहीं किया है इन्होंने। तो उन्होंने संघर्ष किया है, तो अगर मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आ जाए, उनको ये समझ में आए कि सरकार है, हम राज्य हमारा नहीं है, राज्य के लिए हम हैं, ऐसा। अच्छा, किसी से इंस्पायर होना और अपनी ओरिजिनलिटी खो देना, अपने आप को पार्ट 2 बता देना, 3 बता देना, 4 बता देना, अगर कोई आम इंसान ऐसा करता है, हम और आपको कितना लगता है अपनी ओरिजिनलिटी बचाना बहुत जरूरी है? ओरिजिनलिटी नहीं, मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 की बातें नहीं है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि ओरिजिनलिटी बनाना कितना ज्यादा जरूरी है, तभी जनता आपको पसंद करती है। नहीं, वो तो जरूरी है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है, और अगर उसी पहचान को आप छोड़ देते हैं तो फिर आप कौवा हंस नहीं बन सकता है ना, या क्या बोलते हैं, कोई गिद्ध मोर भी नहीं बन सकता है पंख डाल देने से। जो जिसके स्वभाव है, जो जिसके चरित्र है, वो वही रहेंगे और वही रहना भी चाहिए। उनकी सुंदरता भी वही है, उनकी अच्छाई भी वही है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई चंपई सोरेन जी आंदोलनकारी रहे हैं, आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, उन्होंने उस दौर को भी देखा है,
और आज अगर उनको अवसर मिला है, उस अवसर को उनको जनता के हित में, राज्य हित में उनको उपयोग करनी चाहिए। अगर वो अपने हित में करेंगे, दलाल और बिचौलियों के लिए वो करेंगे, या उन्हीं के लिए सब कुछ समर्पित कर देंगे, तो फिर हमने कहा कि भाई उनको भी वही मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। अच्छा, चंपई सोरेन ने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन ने कई विकास कार्य किए और इसकी वजह से बीजेपी को पेट में दर्द है, जिसकी वजह से वो जेल में गए। देखिए, कहने के लिए तो कहेंगे, हम तो कहेंगे भाई चंपई सोरेन को बताने चाहिए कौन कौन सी विकास का काम किया, कोई तो बतावे ना। तो आपको लगता है कुछ विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं किया है। जितनी उन्होंने घोषणाएं की थी वो घोषणा मात्र ही रह गया है। कुछ तो बतावे, कहीं तो खड़ा होकर के बताए मोराबादी मैदान में कि भाई हमने ये किया, 1 2 3 4 काम बतावे। आज जैसे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आप भाषण सुने होंगे, तो उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या काम किया इन 9 वर्षों में, यानी ये दूसरे कार्यकाल में, बल्कि तीसरा कार्यकाल के लिए भी उन्होंने काम बता दिया, तीसरा कार्यकाल में क्या क्या करेंगे। तो आप तो बताइए ना, आप कहाँ बताते हैं इस सब में? आपने बहुत काम किया था, बहुत गिना दीजिए, बता दीजिए कि हमने इतना इतना ये सब काम किया। वो तो आप बताते नहीं हैं, खाली आप ऐसे ही बोल रहे हैं बहुत काम किए। ये कौन सा काम किए, क्या काम किए? 1 2 3 4 5 ऐसे बताइए। अच्छा, आप यूनियन मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट भी रहे हैं, तो जिस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से जाहिर तौर पर पेड़ों की कटाई होती है और देश भर में जितना फॉरेस्ट कवरेज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड में है, इस फॉरेस्ट बेल्ट को, ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसमें सरकार को करनी चाहिए। अब तो बहुत कुछ कटाई हुई भी है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको भी बचाना चाहिए और नया से फिर फॉरेस्टेशन करना चाहिए उन क्षेत्रों में। तो हमें लगता है यही एकमात्र है। और पहले जिस कारण से लोग काटते थे, एक तो जलावन के काम में लोग लाते थे, अब उसमें से देश के प्रधानमंत्री ने एक काम तो मोदी जी ने कर दिया, गैस को सब जगह उपलब्ध करा दिया। अब आराम से आप गैस ले सकते हैं, गैस आप जला सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मिट्टी तेल के पहले उपयोग करते थे लोग, पढ़ने लिखने में भी डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, खाना पकाने में भी उसका उपयोग होता था। बिजली का वो ख़त्म हो गया, अब गैस भी उपलब्ध हो गई। तो हमें लगता है कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर भी अब पक्का मकान बन रहा है, अब लकड़ी के उसमें भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, खाली केवाड़ी चौखट की ज़रूरत है। अब राइट समय है, फिर हम आप जंगल को बचा सकते हैं, लकड़ी को बचा सकते हैं। पहले क्या होता था, लोग खपड़े का घर बनाते थे तो जंगल लोग काटते थे, अब उसकी अब ज़रूरत नहीं रही। अब पक्के के मकान बन रहा है, दरवाजे के लिए भी अब नया प्लाईवुड बाकी सारे कुछ आ रहे हैं बाहर से। तो अब हमने कहा कि भाई समाज को, सरकार को ये सब इकट्ठे और इस पर पहल करनी चाहिए। अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि हमें जंगल बचाना, उसकी उपयोगिता को लोगों के बीच में हमें अधिक बताना। तो हमें लगता है कि लोग आप समझेंगे भी। अच्छा, जो झारखंडी लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया वाले लोग हैं, वहाँ पर वो अपनी उपज भी उगाते हैं, जो वो वीकली मार्केट्स में लगाते हैं। वो कुछ उपजों के बारे में ज़रा बताइए जो यहाँ का लोकल मोटा अनाज है। नहीं, लोकल मोटा अनाज मोटा मोटी वही है। यहाँ जो सामान्यतः धान होता है और फिर मकई लगाते हैं, मड़ुआ लगाते हैं, बस यही जो 2-3 फसल है मुख्य रूप से। अब धीरे धीरे लोग सिंचित जो क्षेत्र है जहाँ पर, तो गेहूं भी लोग लगाते हैं। तो कुल मिला करके देश के अन्य हिस्सों में जो सारे अनाज लगते हैं, यहाँ भी वही अनाज लगते हैं। कोई वैसा नहीं है कि कोई बहुत अलग टाइप के यहाँ कोई अनाज लगता हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अभी भी रासायनिक खाद का उपयोग कम होता है। हाँ। खास करके वो भी ट्राइबल परिवार में तो कम ही लोग का उपयोग करते हैं, बहुत कम करते हैं, भले उसके कारण से पैदा कम होता है। दूसरा होता है कि वो अब उन्नत बीज तो लोग अब ले रहे हैं, बल्कि अब पौराणिक जो बीज थे वो अब मिलते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों के अंदर में ये सारी चीज़ें आई है। तो इसलिए कोई वैसे फसल नहीं है कि जो यहाँ होता हो और दूसरा जगह नहीं होता। अच्छा। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ के मुख्य फसल है वो, या मुख्य भोजन है यहाँ के लोगों का, वो चावल है आज की तारीख में। हाँ, बात। और पहले थोड़ा मक्का भी होता था, लेकिन अब वो भी थोड़ा कम हो गया। और उसका एक बड़ा कारण है, एक तो धान की पैदावार काफ़ी होने लगा,
यहाँ के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन पहले के हिसाब से काफ़ी अधिक होने लगा। और दूसरा, जो देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक महीना बड़ी आबादी को जो 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये भी बड़ा सहारा हो गया। तो कुल मिला जुला करके अगर आज गांव में देखेंगे तो किसी के घर में भी आप घुस जाएंगे तो आपको चावल ही मिलेगा, तो भात ही आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ के लोगों के मुख्य भोजन है वो मैं कह सकता हूँ भात ही है, या चावल का ही फिर आटा बना करके भिन्न भिन्न प्रकार के वो पकवान बना लेते हैं, तो वो भी आपको मैक्सिमम चावल का ही मिलेगा। अच्छा, और कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं कि झारखंड आओ और ये ज़रूर खाओ? ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से पर्टिकुलर। हाँ, इधर लोग आते हैं तो बोले कि जो कि पहाड़ी इलाका होने के कारण तो अधिक नॉन वेज लोग लेते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं या मेहमान को लोग मेहमान नवाजी करते हैं। तो हम समझते हैं कि झारखंडियों में अधिकांश क्या कि करीब करीब लोगों के यहाँ आपको कोई भी मेहमान आए, अच्छे मेहमान नवाजी, तो उसको नॉन वेज से ही लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, मैंने उनका एक। और कोई ऐसा कल्चरल फेस्टिवल जो झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, सब जगह अलग अलग है। झारखंड का क्षेत्र अलग अलग है जी। और इसलिए कोई एक पर्व पूरे राज्य में वैसा नहीं मनाया जाता है कोई। यहाँ का जो जैसा कर्मा है तो इस क्षेत्र में लोग मनाते हैं, छोटा नागपुर के, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर। लेकिन संथाल परगना चले जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप सिंहभूम का रहिए, पलामू प्रमंडल चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कर्मा वो कर्म का पेड़ जो है, हाँ, कर्म का पेड़, वो एकादशी को लोग मनाते हैं, भादो एकादशी को। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग जगहों में, लेकिन वो मूलतः इसी झारखंड क्षेत्र में वो मनाया जाता है। फिर टूसू पर्व होता है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर से लेकर के कोल्हान तरफ आप जाएंगे तो जनवरी में लोग मनाता है, तो टूसू पर्व लोग मनाता है। लेकिन वो आप अगर उत्तरी छोटा नागपुर जाएंगे और फिर संथाल परगना तो नहीं पता है कि टूसू क्या होता है, उसमें क्या होता है। नहीं, पर्व इधर लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते, लोग इकट्ठे होते हैं और खाते होते हैं, नाचते गाते हैं, जो एक पर्व में होता है। अगर आप संपूर्ण झारखंड में कहेंगे तो होली है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, ये जो सामान्य पर्व है तो कॉमन रूप से ही सब जगह लोग मनाया करते हैं। बाकी हमने कहा कि अलग अलग जो ट्राइब्स है या जाति है या इलाका है, उसमें से अलग अलग प्रकार के कुछ पर्व होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम लोग संथाल हैं तो हम लोग अभी चैत में हम लोग बाहा मनाएंगे, तो ये सिर्फ संथाल ही मनाता है, और मुंडा मनाता है। यहाँ लोग सरहुल फिर मनाते हैं, तो लेकिन वो इस इलाका में अधिक होता है, रांची के प्रमंडल में। तो इसलिए हमने कहा कि पूरे झारखंड में अगर आप कहें तो कुल मिलाकर के जो देश में जो मनाया जाता है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, तो ये सब खूब धूमधाम से लोग मनाते हैं। होली है, कुल मिलाकर के सब लोग मनाते हैं। अच्छा, आपका जो सियासी सफ़र है, जब मैं रिसर्च कर रही थी मैंने उसके बारे में काफ़ी जाना समझा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। आगे जाकर क्या कुछ आकांक्षा है खुद के लिए आपकी कि मुझे ये करना है, और देश के लिए भी और व्यक्तिगत तौर पर भी? देखिए, मेरे खुद के लिए कुछ नहीं करना है। खुद के लिए क्या करना है, अब तो जीवन के उस पड़ाव पर है, अब खुद के लिए करने को सब कुछ मैं छोड़ दिया। अब हम जरूर चाहते हैं जो ये लोगों की जो तकलीफ है, जैसे मैं झारखंड में देखता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस पर काम करना चाहिए। बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, स्किल्ड हो, इस प्रकार की शिक्षा, ताकि बच्चे यहाँ ही नहीं बाहर भी जाकर के अच्छे काम से हो सके, कमा सके। दूसरा लगता है कि भाई इस भूमि में सिंचाई की सुविधा नहीं है। अगर यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए गांव-गांव में, तो ऐसे रांची इलाके अगर आप जाएंगे तो खूब खेती करता है लोग सब्जी की, जहाँ कहीं भी जाएंगे हर मौसम में आपको मिलेगा। तो इसको पूरे झारखंड वेजिटेबल का हब बनाया जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथों में आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में कि भाई सब चीज़ करना चाहिए। केवल देश के लिए आकांक्षा है, और क्या, बाकी अपने लिए क्या करना है। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं,
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड के, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी तमाम बातें हमें बताई। ऐसी ही कुछ अनकही और अनसुनी स्टोरीज के लिए आप देखिए आपकी आकांक्षा, नोइंग द रियल यू।